नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 41 पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली और 6 हरे रंग की गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक ढंग से उठाया जाता है। क्या संभावना है कि यह न तो लाल है और न ही हरा है? तो प्रायिकता आपसे पूछा है, तो प्रायिकता होता क्या है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक, अब यहां बात होती है सैंपल स्पेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि की। क्या होता है सैंपल स्पेस? जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका एक समुच्चय क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे अगर आप एक सिक्के को उछाले तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड और टेल, यही बनेगा। मतलब यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं तो कितना हो गया? 2 हो गया। एक सिक्के को उछाला तो सैंपल स्पेस क्या बोलूंगा मैं? प्रतिदर्श समष्टि। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका एक समुच्चय। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड और टेल, तो इनका एक समुच्चय ये क्या कहलाया? सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने लिखूंगा? यहां पे 2 लिख दूंगा। उसी प्रकार अगर मैं बक्से में देखूं तो 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। मतलब टोटल कितनी गेंद हो गई? 21 गेंद हो गई। अब 21 गेंद में से अगर मैं एक गेंद निकालूंगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 21, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 21 हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अब बात करता हूं इवेंट की। इवेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं आप घटना। इवेंट क्या होता है? जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, प्रत्येक आउटकम्स अपने आप में क्या है? एक घटना है। जैसे एक सिक्के को उछाले, हेड आया, हेड आना एक घटना है। टेल आया, टेल आना एक घटना है। ठीक, एक पासे को उछाले, एक आया, एक आना अपने आप में घटना है। 2 आया, 2 आना भी अपने आप में घटना है। तो प्रत्येक जो आउटकम है वो अपने आप में क्या होता है? एक घटना होता है। तो यहां पे घटना बोल क्या रहा है कि एक गेंद को यादृच्छिक ढंग से उठाए हैं। क्या संभावना है यह न तो लाल हो और न ही हरी हो? मतलब इवेंट क्या बोल रहा है कि वो गेंद कैसी होनी चाहिए? नीले रंग की होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि नीली गेंद कितनी है? 7 है। तो 7/21 हो गई प्रायिकता। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 भी लिख सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से प्रायिकता के प्रश्नों को हल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कंटेनर में 40 लीटर दूध होता है। इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी मिलाया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया। ठीक, 2 बार और दोहराया गया बोला यहां पे, 2 बार और दोहराया गया। कंटेनर में अब कितना दूध है? ध्यान रखिए, प्रक्रिया कितने बार की है आप? 4 लीटर दूध निकाला गया, उसकी जगह पानी मिलाया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। मतलब टोटल प्रक्रिया आप कितने बार किए हैं? तो टोटल प्रक्रिया आप किए हैं 3 बार। समझेंगे बात को? शुरू में किए, फिर 2 बार और दोहराया गया, मतलब टोटल प्रक्रिया को आप 3 बार किए हैं। ठीक, कंटेनर में अब कितना दूध है? एक बात को समझेंगे, कंटेनर में स्टार्टिंग में 40 लीटर दूध था। 4 लीटर दूध निकाला गया, पानी मिला दिया गया। अब क्या बन चुका है? ये मिश्रण। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी मिला दिया गया। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी मिला दिया गया। इसका मतलब अंतिम में भी कंटेनर में 40 लीटर ही रहेगा लिक्विड, लेकिन ये 40 लीटर क्या है? आपका मिश्रण है, जिसमें कि दूध भी है और पानी भी है। समझ पा रहे हैं? कंटेनर में 40 लीटर शुरू में भी था और 40 लीटर अंत में भी है, क्योंकि जितना दूध जितना दूध निकाले उतना पानी मिला दिए हैं। पहले बार में दूध निकलेगा, पानी मिलेगा। अब दूसरे बार में मिश्रण निकलेगा, क्योंकि मिश्रण बन चुका है। ठीक,
पानी मिला दिए। तीसरे बार में वापस से मिश्रण निकाले और उतना ही पानी मिला दिए। मतलब कंटेनर में 40 लीटर स्टार्टिंग में भी था और अंत में भी है, लेकिन स्टार्टिंग में वो प्योर दूध था और अंतिम में वो मिश्रण है जिसमें दूध और पानी की मात्रा आपको बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अंत में कंटेनर में शुद्ध द्रव्य की मात्रा, इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर में n। x क्या होता है? तो x होता है आपका स्टार्टिंग में जो भी कंटेनर में आपका प्योर लिक्विड होगा। दूध कितना? 40 लीटर, तो x की वैल्यू कितना? 40। y मतलब क्या हो गया? जितना क्वांटिटी निकाल रहे हैं और जितना मिला रहे हैं जो कि सेम होता है 4। x की वैल्यू कितना? 40। और n क्या होता है? कितने बार प्रक्रिया को किए हैं। ठीक, तो x क्या है? शुरू में कितना दूध है? 40 लीटर, तो x की वैल्यू हो गया 40 लीटर। y 4 लीटर निकाले, 4 लीटर मिलाए, तो y की वैल्यू हो गया 4, x की वैल्यू 40, n की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 से कट कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 0 से 0 कट कर दीजिए, 9 नवा 81, 81 नवा कितना होता है? 729, 729 इंटू 4 करिए, 4 नवा 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो 2916/100, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए तो 29.16। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो पाइप ए और बी मिलकर 4 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। यदि वे अलग से खोले जाएं तो बी टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक समय लेगा। ठीक, तो टंकी को अलग से भरने में ए को कितना समय लगेगा? अब एक बात समझेंगे, दोनों मिलकर 4 घंटे में एक काम कर पाते हैं। अलग से अगर देखा जाए तो बी टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक समय लेगा। मान लो ए जो है वो एक काम को या एक टंकी को भरने में x घंटा लेता है, तो बी जो है उसी काम को या उसी टंकी को भरने में ए से 6 घंटा क्या ले रहा है? अधिक, तो x + 6। एक घंटे का काम निकाल सकते हैं। ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/x काम। बी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/x + 6 काम। ठीक, ए का 1 घंटे का काम 1/x और बी का 1 घंटे का काम 1/x + 6। दोनों मिलकर एक काम को 4 घंटे में करते हैं। अगर मैं बोलूं ए + बी का 1 घंटे का काम, तो कितना है ये? 1/4 काम है। भाई दोनों मिलके एक काम को 4 घंटे में, तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे। अब ए का 1 घंटे का काम पता है कितना? 1/x, और बी का 1 घंटे का काम कितना? 1/x + 6 बराबर कितना? 1/4। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। नेगेटिव वाला वैल्यू को छोड़ दीजिएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। मतलब a उस काम को 6 घंटे में कर सकता है और b उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो बोला क्या है? टंकी को अलग से भरने में a को कितना समय लगेगा? 6 घंटा लगेगा। ठीक, तो आप ये तरीका समय और कार्य के चैप्टर में सीखे होंगे करने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्र के एक समूह में समूह के प्रत्येक सदस्य से उतने पैसे लेने का फैसला किया जितना सदस्यों की संख्या है। यदि कुल संग्रहित राशि 59.29 थी रुपए में, तो समूह के कितने सदस्य थे? सबसे पहले तो पैसे लेने का फैसला किया गया है, तो आप जो रुपए में दिया गया है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा? 59.29, 5,929 पैसा। ठीक, इतना पैसा मेरे को लेना है। अब बोल क्या रहा है? एक समूह ने समूह के प्रत्येक सदस्य से उतने पैसे लेने का फैसला किया जितने सदस्यों की संख्या है। इसका मतलब जितने सदस्य हैं, x सदस्य हैं, तो x पैसा प्रत्येक सदस्य देगा, यही मतलब हुआ। अगर 10 सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य 10 पैसा देगा, तो कितना पैसा हो गया? देखिए 100 पैसा हो गया, यही मतलब तो हुआ। अगर 20 सदस्य है तो प्रत्येक सदस्य कितना पैसा देगा? 20 पैसा देगा, तो कितना पैसा हो गया? 400 पैसा हो गया। तो x सदस्य हैं और वो x पैसा देते हैं,
तो कितना पैसा हो गया टोटल x इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 5929। तो यहां से x स्क्वायर बराबर कितना 5929, तो यहां से x बराबर कितना वर्गमूल 5929, वर्गमूल आप निकाल पाएंगे कितना है 77। इसका मतलब 77 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति कितना पैसा देगा 77 पैसा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि 57 इंटू 57 करने पे क्या 5929 आ रहा है, 67 इंटू 67 करने पे आ रहा है क्या 77 इंटू 77 करने पे आ रहा है। ऐसा भी आप ट्राई कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 घंटे का दशमलव दूसरा का कितना है? ठीक कर लेंगे, ये बहुत आसान है। ठीक, 1 घंटे का दशमलव दूसरे का कितना है लिखा हुआ है, केवल इसमें दशमलव में आपको चेंज करना है। ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, आपके सामने कैलकुलेशन भी करके दिखाया गया है। शब्द लीडिंग को कितने अलग अलग तरीकों से इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ आते हैं। अब देखिए, ये आपका क्रमचय का प्रश्न है, लीडिंग लिखा हुआ है। ठीक, लीडिंग में कितने स्वर हैं? देखिए ई ए आई 3 स्वर हैं। अगर मैं बोलूं ये 3 स्वर हमेशा साथ में रहेंगे, ये 3 स्वर हमेशा साथ में रहेंगे, मतलब इन 3 को कितना मान लेता हूं मैं 1 मान लेता हूं। अगर ये 3 स्वर हमेशा साथ में रहेंगे तो इन 3 स्वर को कितना मान लिया 1 मान लिया। इसके अलावा कितने अक्षर बचे 1 2 3 4, कितने अक्षर बचे 4 अक्षर बचे, एल डी एन और जी 4 अक्षर बचे। तो 4 अक्षर वो और ई ए आई हमेशा एक साथ रहेगा, तो टोटल कितने अक्षर मान लूं मैं इसको 5 अक्षर मान लेता हूं। अब 5 अक्षर को 5 स्थान में जमाने का तरीका 5 4 3 2 1 ये हो गया। 5 अक्षर को 5 स्थान में जमाने का तरीका यही तो होगा 5 4 3 2 1। अब लेकिन ये जो ई ए आई को आप हमेशा साथ में रखे हो, ये आपके अलग अलग भी तो, मतलब जो सीक्वेंस बोल रहा हूं मैं ई ए आई, ये अलग अलग भी तो हो सकता है। समझ पा रहे हैं? बोला है स्वर साथ में होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि पहले ई हो फिर ए हो फिर आई हो। ऐसा भी तो हो सकता है ए ई आई, और भी तो तरीका हो सकता है। मतलब ये तीनों भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कितने तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, 20 तिरिका 60, 60 दूनी 120, 120 इंटू 6 कितना हो गया 720 हो गया। समझ पा रहे हैं? और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कहां से आया, ऐसा क्यों हुआ? तो 5 अक्षरों को 5 स्थान में जमाने का तरीका, और डिटेल में आपको समझना है तो आप क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी से दुगना है। ए बी और सी की आयु का योग 27 वर्ष है। देख लीजिए, सी का एज मान लिए कितना x वर्ष, तो बी से 2 वर्ष बड़ा है ए जो सी से दुगना है। कौन सी से दुगना है? जो। अगर जो आया, ध्यान रखेंगे बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पे, एक बार और लिख देता है और एक बार वो जो लिख देता है। अगर और लिखा तो वो होता है पहले वाले के लिए उपयोग में, अगर जो लिखा तो वो होता है दूसरे वाले के लिए। जैसे मैं बोलूं ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और सी से दुगना है, तो ए के बारे में ही बोला है दोनों बातें। लेकिन यहां पे बोला है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी से दुगना है। कौन सी से दुगना है? तो बी। ध्यान रखेंगे, जो मतलब सेकंड वाले के लिए और मतलब होता है फर्स्ट वाले के लिए। तो आप यहां पे सी की आयु को मान लीजिए कितना x वर्ष, ठीक, ऐसा मान लिया। अब b जो है वो c से दुगना है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी 2x वर्ष। a b से 2 वर्ष बड़ा है तो a की आयु कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2, वही लिखा है a की आयु 2x प्लस 2, b की आयु 2x और c की आयु x। तीनों की आयु का योग 27 है, तो a की आयु 2x प्लस 2, b की आयु 2x और c की आयु x। तीनों की आयु का योग 27 है, तो यहां से x की वैल्यू 5 निकाल लिए, x की वैल्यू 5 निकली, तो आप बता दिए b की आयु कितनी है 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आसान प्रश्न था। अगला देखिए, a रुपए 3500
के साथ कारोबार शुरू करता है और 5 महीने के बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो मूल राशि में बी का हिस्सा कितना है। अब एक बात समझेंगे, निवेश का अनुपात मतलब लाभ का अनुपात, एक ही बात तो है। निवेश का अनुपात बोलूं, इसी अनुपात में तो लाभ क्या होता है, वितरित होता है। तो निवेश का अनुपात कितना है, देखिए कैसे निकालते हैं। ए कितना रुपए लगाया, 3500 पूरे 1 साल मतलब 12 महीना के लिए। बी कितना रुपए लगाया नहीं पता, लेकिन 7 महीने के लिए। 5 महीने बाद आया मतलब इसका पैसा कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए व्यापार में लगा है। यह अनुपात कितना है, 2:3। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3500 इंटू 12 बटे एक्स इंटू 7 बराबर 2/3। तो 7 से कट करिए 500 आ गया, 2 से कट करिए 6 आ गया, 6 पंचे 30, 30 त्रिका 90, कितना हो गया, एक्स की वैल्यू 9000। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कितना मिला, 9000। मतलब बी का आपका निवेश 5 महीने के बाद कितना है, 9000 रुपए है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एबीसी ने एक व्यवसाय के लिए 50,000 का निवेश किया। ए ने बी से निवेश रुपए 4000 अधिक का निवेश किया। बी ने सी से 5000 रुपए अधिक निवेश किया। रुपए 35,000 के कुल मुनाफे में ए को कितना प्राप्त होगा। तीनों ने मिलकर 50,000 का निवेश किया है, तो निवेश का अनुपात चाहिए मेरे को। निवेश का अनुपात मिल गया तो मैं बता दूंगा तीनों का हिस्सा 35,000 में कितना कितना है। अब बोला क्या है, ए ने बी से निवेश रुपए 4000 अधिक का निवेश किया, तो ए ने बी से 4000 रुपए अधिक निवेश किया। बी ने सी से 5000 रुपए अधिक निवेश किया। तो पहले तो यहां पे आपको ए, बी और सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा भाई। तो ए, बी और सी का हिस्सा कैसे निकाल सकते हो, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए बी के टर्म में वहां पे। तो ए की वैल्यू पुट कर दिया तो बी प्लस कितना, 4000। बी को बी छोड़ दीजिए और सी की वैल्यू बी के टर्म में कितनी हो जाएगी भाई, बी माइनस 5000। बी माइनस 5000 इक्वल टू कितना है, 50,000। सिंप्लीफाई करिए, बी, बी और बी कितना हो गया, 3b, यही होगा। बी, बी और बी कितना हो गया, 3b। 4000 में 5000 गया तो मतलब माइनस का 1000, इधर कितना 50,000। तो यहां से 3b बराबर कितना आ गया, 51,000। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3, 3 सत 21। तो बी ने 17,000 रुपए निवेश किया। बी ने 17,000 तो ए का मिल गया कितना, 17 और 4 21,000। बी ने अगर 17,000, 17 में 5 घटा दो तो सी का मिल गया कितना, 12,000। अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 इक्वेशन था, 3 अननोन था, उसकी वैल्यू फाइंड किए। तो ए ने निवेश किया 21,000, बी ने निवेश किया 17,000 और सी ने निवेश किया 12,000। तो निवेश का अनुपात कितना हो गया, 21:17:12। 3 0 को काट दिया हो। तो ए, बी, सी के निवेश का अनुपात क्या मिल गया, 21:17:12। अब ए को 35,000 में कितना मुनाफा होगा, तो ए का मुनाफा कैसे निकालेंगे, 21 बटे जोड़ दीजिए 17 और 12 कितना हो गया, 29। 29 और 1 30, 20 50 इंटू कितना, 35,000। कट करिए, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14,700। ऑप्शन डी। समझ पा रहे हैं। तो आप अनुपात निकालिए निवेश का, 21 डिवाइड बाई अनुपातों का योग इंटू टोटल प्रॉफिट कितना, 35,000। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, ए, बी और सी ने संयुक्त रूप से खुद को एक व्यावसायिक उद्यम में साझेदारी का निश्चय किया। यह सहमति हुई कि ए 6500 रुपए निवेश करेगा 6 महीने के लिए, बी 5 महीने के लिए 8400 रुपए निवेश करेगा और सी 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का निवेश करेगा। ए स्थायी सदस्य बनना चाहता है जिसके लिए उसे 5% मुनाफा प्राप्त होगा। अर्जित लाभ 7400 रुपए था। लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। बन जाएगा ये प्रश्न। साझेदार, साझा मतलब पार्टनरशिप में आपके 2 प्रश्न पहले ही हो चुके हैं, तो ये प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे। चाहे तो आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, 5% मुनाफा प्राप्त करेगा कौन, ए, लिखा हुआ है ना।
5% मुनाफा प्राप्त होगा क्योंकि वो स्थायी सदस्य है। तो पहले क्या करेंगे, 7400 में 5% मुनाफा को कितना हो जाएगा 370। तो 7400 का 5% मुनाफा 370, इसको पहले ए को दे दीजिए। तो 370 रुपए को पहले आप ए को दे दिए तो बचा कितना 7030। 7030 को बांट दीजिए निवेश के अनुपात में। वो जो मुनाफा था स्थायी सदस्य वाला उसको अलग कर दिया मैं 370 रुपए को, बचा कितना 7030। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 6500 रुपए 6 महीना के लिए, 8400 रुपए 5 महीना के लिए और 10,000 रुपए 3 महीना के लिए। तो आपको मिल गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। बांटना कितने रुपए को है 7030 को, था कितना 7400। ठीक, प्रति वर्ष 7% पर 30,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज 4347 था। अवधि कितनी है? ठीक, अवधि पूछा है कितनी है। प्रति वर्ष बोला है मतलब वार्षिक। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 की पावर में N माइनस P होता है ना, क्योंकि ये तो मिश्र धन है, मिश्र धन से मूलधन माइनस करेंगे तो भी तो उत्तर आएगा। तो यहां से P की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 30,000, R की वैल्यू कितना 7, N नहीं पता है और P की वैल्यू कितना है 30,000। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 4347। सिंप्लीफाई करिए और क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करके N की वैल्यू निकालना है। वही तो क्या है देखिए 4347 में 30,000 को जोड़ दिया इधर लाके तो कितना हो गया 34,347 और इधर कितना है 30,000। 1 प्लस 7/100 की पावर में N, वही किया है। अब इसके नीचे ले आया 30,000 को। जब इसके नीचे 30,000 को लाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा जो कि 107/100 का स्क्वायर बनेगा। ठीक, और इधर भी कितना है 107/100 का पावर में N। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देख पा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 107/100 की पावर 2 और इधर कितना बन रहा है 107/100 की पावर n। अगर आधार बराबर है तो घात क्या कर दीजिए बराबर, तो n की वैल्यू कितना हो गया 2 इयर्स। ठीक, 5,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप का अंतर कितना है। ठीक, देख लीजिए थोड़ा लेंदी बनेगा ये। देखिए वार्षिक अगर होगा तो वार्षिक में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय कितना दिया है आपको, समय कितना दिया है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष अगर है तो वार्षिक में फॉर्मूला क्या बनेगा समझिए, वार्षिक में फॉर्मूला बनेगा आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का P1 प्लस R/100 की पावर में 1। मतलब 1 साल तक तो वार्षिक रहा और बचे आधा साल के लिए क्या हो गया आपका एक बार छमाही हो गया। तो ये बनेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला कब, जब वार्षिक होगा। और छमाही होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा P1 प्लस R/2 की पावर 100 पावर में कितना 2N। N की वैल्यू कितना है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितने बार छमाही होगा देख लीजिए। N की वैल्यू अगर 1.5 वर्ष मतलब 3/2 रखूंगा तो पावर यहां कितना बनेगा, N की वैल्यू अगर 3/2, 1.5 वर्ष मतलब 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर कितना बनेगा 3 बनना भी चाहिए क्योंकि 1.5 वर्ष में छमाही कितने बार बनेगा 3 बार। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का वार्षिक के केस में और ये फॉर्मूला बनेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन का छमाही के केस में। वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए वैल्यू पुट किए तो आपको मिल गया 5,304। ठीक, और यहां पे कितना मिला 5,306.04, यही मिल रहा है। अंतर निकाल देंगे कितना 2.04, कितना आ जाएगा अंतर 2.04। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि में 16% की वृद्धि हुई है, उसी दर पर 3 वर्षों के बाद 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के इससे पहले 2 प्रश्न आपको बता चुका कि चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होता है और इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा।
तो उसको थोड़ा सोचेंगे और ये प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे। आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, व्याख्या भी लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया। अब एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/30 काम करेंगे। 20 दिनों तक काम किए तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप देखिए 20 दिन में 20/30 काम मतलब 2/3 काम करेंगे, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। 20 दिन में कितना काम करेंगे? 2/3। तो बचा कितना काम? एक काम था, एक में से 2/3 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 1/3 काम। अब इस 1/3 शेष काम को ए कितने दिन में खत्म कर दिया? 20 दिन में खत्म कर दिया। तो 1/3 काम को ए जो है वो 20 दिन में खत्म कर दिया। अब सिंपल सी बात है, 1/3 काम को ए 20 दिन में खत्म करता है, तो एक पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 60 दिन में खत्म कर देगा। शेष काम निकाले आप 1/3, इस 1/3 काम को ए 20 दिनों में खत्म कर दिया, तो पूरा का पूरा एक काम कितने दिन में खत्म करेगा? 60 दिन में खत्म करेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए अकेला 6 दिनों में कुछ काम को पूरा कर सकता है और बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने इसे 3200 रुपए में पूर्ण करने का सौदा किया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। सी को कितनी मजदूरी मिलेगी? अब जो मजदूरी होती है उसको एक दिन के काम के अनुपात में बांट देते हैं। एक दिन के काम के अनुपात में बांट देते हैं। अब ए का एक दिन का काम कितना है? 1/6। बी का एक दिन का काम कितना है? 1/8। सी का एक दिन का काम मेरे को नहीं पता है, तो पहले मैं क्या करूंगा? सी का एक दिन का काम निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना है? 1/3, क्योंकि तीनों 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो तीनों का मिला के एक दिन का काम 1/3। उसमें से ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम को घटा दिया, तो क्या मिल गया? सी का एक दिन का काम। अब ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम, ये होता है क्षमता। इसी अनुपात में बांट दूंगा कितना रुपया को? 3200 रुपया को बांट दूंगा। तो अनुपात कितना आ गया? 4:3:1। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 24, तो 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, 24 एकम 24, तो अनुपात आ गया 4:3:1। 3200 रुपए को इस अनुपात में बांट दीजिए। सी का पूछा है तो सी का पोर्शन एक ऊपर, नीचे कितना? 4 3 7 1 8, तो 1/8 इंटू टोटल अमाउंट कितना? 3200, तो कितना मिलेगा? 400। ये देखिए 1/8 इंटू 3200। अगर बी को बोलूं तो 3/8 इंटू 3200, ए को बोलूं तो 4/8 इंटू 3200। प्रश्न क्रमांक 16, ए 15 दिनों में कुछ काम कर सकता है और बी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। कुछ नहीं होगा, कोई काम होगा। ए 15 दिनों में कोई काम कर सकता है, बी 20 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए कार्य का भाग बताइए। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना? 1/15। बी का एक दिन का काम कितना? 1/20। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम हो गया 60। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 7/60। भाई ए अकेला एक दिन में 1/15, बी अकेला 1/20, दोनों मिलके एक दिन में कितना? 7/60। 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में 7/60 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 4 इंटू 7/60 मतलब कितना? 7/15 काम करेंगे। कितने दिनों में? 4 दिनों में। 4 दिनों में कितना? 7/15। तो बचा कितना? एक में से 7/15 को घटा दीजिए, तो कितना काम बचा? 8/15 काम बचा, शेष काम। ठीक, आसान प्रश्न ही था। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब दूरी कितनी तय करनी है? 30 किलोमीटर की। अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। अभय समीर से 2 घंटे अधिक, मतलब अभय का जो समय है और समीर का जो समय है
दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2 घंटे का, क्योंकि अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो अभय का समय और समीर के समय का अंतर कितना होगा? 2 घंटे का। अगर अभय ने अपनी गति दोगुनी कर दी तो वह समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। अगर अभय ने अपनी गति क्या कर दी? दोगुनी कर दी, तो अभय की गति अगर दोगुनी हो गई तो वह समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। यहां पे अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता था, यहां पे क्या बोल रहा है? वह समीर से 1 घंटे कम समय लेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? अभय की स्पीड को अगर आप मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30/x क्या हो गया आपका? 30/x हो गया ये अभय का समय। समय होता है दूरी बटा चाल, और 30/2x ये हो गया अभय का समय जब गति को क्या कर दिए? दुगनी। पहले गति थी आपकी x, तो समय हो गया 30/x, अब गति हो गई दुगनी तो समय हो गया 30/2x। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है? ठीक, अब देखिए 54 से 45 हो गया, 54 से 45 मतलब ठहराव को अगर देखेंगे तो 9 किलोमीटर लेस कवर करेगा वो। समझ पा रहे हैं ना? देख लीजिए लिखा हुआ है ड्यू टू स्टॉपेजेस इट कवर्स 9 किलोमीटर लेस, क्योंकि गति क्या हो जाती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर। अब इस 9 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लेगा भाई? 9/54 मिनट में बोला है, तो 60 से गुणा कितना हो गया? देखिए 10 मिनट हो गया। समझ पा रहे हैं? 9 किलोमीटर कम चलेगा और इस 9 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा आपका? 10 मिनट। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से बी 75 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का समय लगा। कार की गति ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का है, थोड़ा उसी प्रकार से सोचेंगे आप। बोला क्या? देखिए स्पीड ऑफ द कार x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा? 150/100, क्योंकि 50% क्या बोला है? देखिए 50% तेजी से। तो कार की अगर स्पीड आप कितनी मान रहे हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी? 50% अधिक। तो x का 50% अधिक मतलब कितना? x का 150%, तो कितना हो गया? 150x/100, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3/2x। अब देखिए 75/x, ये क्या लिखा हुआ है? 75/x। अगर आप देखेंगे तो 75 किलोमीटर दूरी, 75 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय किसके द्वारा? कार के द्वारा। और ये 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। दोनों का डिफरेंस आपको प्रश्न में मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आपको पिछले प्रश्न में समझा चुका हूं। विषम की पहचान कीजिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक, 331, 482, 551, 263, 383, 362, 284। देखिए यहां पे व्याख्या आपको लिख दिया है। व्याख्या क्या लिखा है कि विषम कौन सा है इसमें, तो आपको सोचना है कि क्या तरीका अप्लाई हो रहा है। तो आपको यहां पे दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप यहां से देख पाएंगे कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट और थर्ड डिजिट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और थर्ड 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 का प्रोडक्ट। तो ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि 393 होना चाहिए एक्चुअल में। तो आपका विषम क्या है? आपका 383 है। तो उत्तर क्या हो गया? 383 हो गया। ठीक, ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 20। अगला देखिए 396, 462, 572, 427, 671, 264। इसमें से भी आपको निकालना क्या है? विषम पद निकालना है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 3 और 6 का योग 9, 4 और 2 का योग 6, 5 और 2 का योग 7,
7 और 4 का योग 2 तो नहीं होगा, 6 और 1 का योग 7, 4 और 2 का योग 6, मतलब 427 आपका क्या है, विषम है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नाव को 36 मील बहाव के साथ और 90 मिनट कम समय लगता है। ठीक, यहां पे थोड़ा सा प्रश्न छूट गया है। वो प्रश्न क्या है, एक नाव को 36 मील बहाव के साथ जाने में बहाव के विपरीत दिशा की तुलना में 90 मिनट कम समय लगता है। मतलब अगर धारा की दिशा में अगर आप जाते हैं तो आपको 90 मिनट कम समय लगेगा। समझ पा रहे हैं? धारा की दिशा में अगर आप जाते हैं तो आपको 90 मिनट कम समय लगेगा। किससे? धारा की विपरीत दिशा से। सिंपल सी बात है, धारा की विपरीत दिशा में समय क्या लगेगा, ज्यादा, और धारा की दिशा में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में समय क्या लग रहा है, ज्यादा, तो इसको पहले लिखा, और धारा की दिशा में समय क्या लग रहा है, कम। अगर 1 घंटा लगता है धारा के दिशा में, धारा की दिशा में मान लो 1 घंटा लगता है, तो धारा की विपरीत दिशा में 90 मिनट अधिक लगेगा भाई। तो 1 घंटा 90 मिनट लगेगा। धारा की दिशा में 2 घंटा लगता है तो 2 घंटा 90 मिनट लगेगा विपरीत दिशा में। मतलब दोनों दिशाओं में समय का अंतर कितना होगा, 90। विपरीत दिशा में समय ज्यादा होगा, इसको पहले लिखा, और धारा की दिशा में समय कम होगा, इसको बाद में लिखा। 36 मील आपको डिस्टेंस दे दिया, कितना, 36 मील। तो समय होता है दूरी बटा चाल, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा आपका, u माइनस वी। u क्या है, शांत जल में नाव की चाल, और v क्या है, धारा का वेग। यहां पे 36 अपॉन u प्लस वी इक्वल टू कितना, 90। नाव की गति स्थिर पानी में 10 मील प्रति घंटे है। मतलब आपको u की वैल्यू दे दिया है 10, u की वैल्यू आपको 10 दे दिया है, और v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। ये देखिए, धारा की गति आपसे पूछा है। सिंप्लीफाई करिए इसको, 36 कॉमन निकाल दीजिए, 10 प्लस वी माइनस 10 प्लस वी, यही होगा ना, माइनस है तो प्लस हो गया। वो नीचे कितना, 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 90। 10 से 10 कैंसिल हो गया, v और v कितना हो गया, 2v, कितना आ गया, 36 इंटू 2v इक्वल टू कितना, 90। लेकिन 90 आपका मिनट में था भाई, इधर घंटे में है, तो 90/60 आपको लिखना पड़ेगा। नीचे कितना, 100 माइनस वी स्क्वायर, 0 से 0, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 3 से कट करिए इधर, कितना आ जाएगा, 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 48v। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये देखिए वही तो आ रहा है, देख पा रहे हैं क्या आ रहा था यहां पे, 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, वही आ रहा है ना। ये देखिए 100 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 48v, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस 48v माइनस 100 इक्वल टू 0। v को यहां पे क्या ले लिया है, वो x ले लिया है, तो x को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मील पर आवर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे 90 मिनट में था, इसको घंटे में चेंज करेंगे आप। ये देखिए u माइनस वी, u प्लस वी, सेम वही किया है। एक मोटर बोट पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 30 किलोमीटर बहाव के साथ, और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। तो 30 किलोमीटर बहाव के साथ जाती है, 30 किलोमीटर बहाव के साथ जाती है, और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक, सिंपल सा ही प्रश्न है। आपको u की वैल्यू दे दिया है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू आपसे पूछा है, बोल क्या रहा है कि 30 किलोमीटर जा रही है धारा के दिशा में, मतलब जाते समय चाल u प्लस वी, और 30 किलोमीटर वापस आ रही है, आते समय चाल कितना, u माइनस वी। जाने और आने में कुल समय लगा है 4 घंटे 30 मिनट, तो 30 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया तो कितना आ गया, 9/2 घंटा। अब जाने का समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल u प्लस वी, आने का समय दूरी बटा चाल इक्वल टू कुल समय 9/2। कुल समय कितना, 9/2। u की वैल्यू कितना दिया है, 15, तो u की वैल्यू 15 पुट कर दीजिए, 15 प्लस v, यहां पे 15 माइनस v इक्वल टू कितना, 9/2। सिंप्लीफाई करेंगे
v की वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, अंतर था, यहां पे क्या हो गया है, योग हो गया है। सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 13/15 प्लस v, 30/50 माइनस v, 15 माइनस v इक्वल टू 9/2। 30 कॉमन निकाल दीजिए, 15 माइनस v प्लस 15 प्लस v, प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, नीचे 15 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इक्वल टू 9/2। v से v कैंसिल, 15 और 15 कितना हो गया, 30, 225 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 9/2। 30 और 30 का गुणा करेंगे तो 900, 225 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 9/2। 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 200 इक्वल टू 225 माइनस v स्क्वायर। तो यहां से 25 इक्वल टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंप्लीफाई करना था आपको, यह प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं अंतर दिया था, ये देखिए अंतर दिया है तो ज्यादा समय कहां लगेगा, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का समय, और ये क्या है आपका, धारा की दिशा का समय, धारा की दिशा का समय। अंतर कितना दिया है, 90 मिनट। ठीक, और अभी जो प्रश्न आपको बताया इसमें योग दिया है। तो ये आपका हो गया 23वें नंबर का प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चर्चा करते हैं। यदि m और n पूर्ण संख्या है, m की पावर n इक्वल टू 121, तो m माइनस 1 की पावर n प्लस 1 का मूल्य ज्ञात करें। m और n पूर्ण संख्या है और बोला क्या है, m की पावर n इक्वल टू 121। तो 121 को देखते आपको ये याद आना चाहिए कि 11 इंटू 11 होता है 121। मतलब मैं अगर m की वैल्यू 11 पुट करूं, n की वैल्यू 2 पुट करूं, 11 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, मतलब m की वैल्यू 11 और n की वैल्यू 2, ये सेटिस्फाइड कर रही है दिए हुए इक्वेशन को। तो यहां पे पुट कर दीजिए m की वैल्यू 11 और n की वैल्यू 2, तो कितना हो गया, 10 की पावर 3, मतलब कितना, 1000। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। तो x का मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 3 की पावर x माइनस वाई, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। आधार समान है तो घात क्या हो गए, बराबर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 5 लिख सकता हूं मैं 243 को। आधार समान है तो घात क्या हो गया, बराबर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दो इक्वेशन हो गए, x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो दोनों को जोड़ने में आप देख पा रहे हैं y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 की पावर 0.48 इक्वल टू x, 10 की पावर 0.070 इक्वल टू y एंड x की पावर z इक्वल टू y की पावर 2, तो z का मान किसके करीब है। तो देखिए क्या किया हुआ है, यहां देख लीजिए, x की पावर z इक्वल टू y की पावर 2। अब x की वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू पुट कितना किया मैं, 10 की पावर 0.48 और इसकी पावर z। ठीक, तो 0.48 और z का मल्टीप्लाई हो गया तो 0.48 z हो गया। y की वैल्यू पुट किया मैं कितना, 10 की पावर 0.70 और इसकी पावर में कितना, 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर में 0.70 इंटू 2 कितना हो गया, ये 10 की पावर 1.40, मतलब आपको मिला 10 की पावर 0.48 z इक्वल टू 10 की पावर 1.40। तो यहां से आधार समान है तो घात बराबर कर दीजिए, तो यहां से z की वैल्यू मिल गई 1.40 डिवाइड बाई 0.48, 1.40 डिवाइड बाई 0.48 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.9 के करीब मिलेगी। दशमलव को हटा दीजिए क्योंकि 2 अंक के बाद ऊपर भी है और 2 अंक के बाद नीचे भी है, तो 140 बटे 48 सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा लगभग 2.9। x की वैल्यू पुट करनी है आपको बस और y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 लोग एक किराए की कार को समान रूप से साझा करने की योजना बनाते हैं।
यदि एक व्यक्ति इस व्यवस्था से इनकार कर देता है और अन्य लोग कार की पूरी लागत को समान रूप से साझा करते हैं तो शेष व्यक्तियों में से प्रत्येक का हिस्सा कितना बढ़ा। देख लीजिए, अगर ओरिजिनल शेयर देखें 8 लोग थे और एक साझा कर रहे हैं वो लोग, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या हो जाएगा 1/8, जो कि लिखा हुआ है ओरिजिनल शेयर ऑफ 1 पर्सन। मतलब एक व्यक्ति का जो आरंभिक ओरिजिनल हिस्सा था वो कितना था 1/8। अब एक पर्सन मना कर दिया, मतलब कितने हो गए 7, तो कितना हो गया प्रत्येक पर्सन का 1/7। ये देखिए 1/7, पहले था 1/8, अब हो गया 1/7, बढ़ गया ना भाई। पहले 8 लोग थे तो 1/8 था, अब 7 लोग हो गए तो 1/7 मतलब बढ़ गया। तो 1/7 माइनस 1/8 कितना बढ़ा 1/56 बढ़ गया प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक, तो यहां बता सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/56 कितने में 1/8 में क्या हो गया 1/7 हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी के पास 1-1 रुपए के नोटों, 5 रुपए के नोटों और 10 रुपए के नोटों के मूल्य वर्ग में 80 रुपए हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास कितने नोट हैं। मान लीजिए 1 रुपए के नोट कितने हैं उसके पास x, 5 रुपए के नोट कितने हैं उसके पास x, क्योंकि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोट क्या है बराबर, और 10 रुपए के नोट भी कितने हैं उसके पास x। टोटल रुपए कितना है उसके पास 80 रुपए है टोटल। अब देखिए 1 रुपए के x नोट है तो कितना रुपए हो गया 1 इंटू x, 5 रुपए के x नोट है तो रुपए कितना हो गया 5 इंटू x, 10 रुपए के x नोट है तो रुपए कितना हो गया 10 इंटू x बराबर कितना 80। जोड़ दीजिए 10 5 15x 16x, 16x बराबर 80, तो x बराबर कितना 5। तो उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो 1 रुपए के 5 नोट, 5 रुपए के 5 नोट और 10 रुपए के 5 नोट, टोटल कितने नोट है उसके पास 15। ठीक, अच्छा यहां 480 होगा, थोड़ा मिस्टेक है यहां पे 480 होगा। अगर ये 480 होता तो यहां कितना हो गया 16 16 3 48 कितना हो जाएगा 30, तब 30 आता तो 30 नोट 1 रुपए के, 30 5 रुपए के और 30 10 रुपए के, तो टोटल कितने नोट हो गए 90 नोट हो गए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 480 था, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 रुपए के अगर x नोट है तो कुल मूल्य कितना होगा 1 इंटू एक्स। जैसे 1 रुपए के 5 सिक्के होते तो मूल्य कितना होता 1 इंटू 5, 2 रुपए के 10 सिक्के होते तो मूल्य कितना होता 2 इंटू 10, 5 रुपए के 10 नोट होते तो मूल्य कितना होता 5 इंटू 10। उसी प्रकार 1 रुपए के x नोट हैं, 5 रुपए के x और 10 रुपए के x, तो 1 रुपए का मूल्य 1 इंटू एक्स, 5 रुपए का मूल्य 5 इंटू एक्स और 10 रुपए का मूल्य 10 इंटू एक्स। कुल मूल्य कितना है 480 है, ध्यान रखिए 80 होता तो x 5 निकलता, 480 है तो x क्या निकलेगा 30। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 का लघुत्तम समापवर्त जिसमें अवशिष्ट 4 बचता है जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित की जाती है। प्रश्न थोड़ा सा अजीब हो गया है देखने में, इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है 4। लेकिन उसी संख्या को जब मैं 7 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। समझ पा रहे हैं, प्रश्न ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पे 4 शेषफल बचता है, जबकि 7 से विभाजित करने पे कितना बचेगा 0 बचेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों से क्या होगी पूर्णतः विभाजित, क्योंकि चारों का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन मेरे को इन चारों में कितना शेषफल चाहिए 4, तो मैं लिख दिया 90 प्लस 4। लेकिन 94 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। तो एक मैं इक्वेशन बनाता हूं 90k प्लस 4। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो इन चारों में हमेशा कितना शेषफल देगा, हमेशा रिमाइंडर देगा 4, हमेशा, चाहे k की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा कितना शेषफल देगा 4। चेक करना है मेरे को 7 से कब विभाजित होगा, तो k की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 94। इन चारों केस में तो 4 शेषफल देगा लेकिन 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसी प्रकार k की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 184।
k की वैल्यू अगर 1 रखे तो कितना आया 94, k की वैल्यू 2 रखे तो कितना आया 184। 184 इन चारों में तो 4 से शेषफल देगा, लेकिन 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। k की वैल्यू जब आप 4 रखते हैं, देखिए k की वैल्यू जब आप 4 रखते हैं तो आएगा कितना 364। 364 इन चारों से पूर्णतः विभाजित, सॉरी इन चारों से विभाजित करने में 4 शेषफल दे रहा है, और साथ ही साथ 7 से क्या हो रहा है, देखिए 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा आपका 364 हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा प्रश्न है ये, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था एक बार। 6 घंटियां क्रमशः 1, 7, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम मिलेगा 120 सेकंड। इसका मतलब हर 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, हर 2 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। हर 2 मिनट में ये 6 घंटी जो हैं वो एक साथ बजेंगी। हर 2 मिनट में 6 घंटी एक साथ बजेंगी। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जो इन 6 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित। तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 2 मिनट में 6 घंटियां एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में बजना चाहिए 15 बार, लेकिन बजेगी कितनी बार 16 बार, क्योंकि स्टार्टिंग वाला ठीक है जो बजा है उसको भी काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा सुधार लेंगे। प्रश्न बोलना चाह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखिए 3 अंकों की संख्याओं की अगर बात करूं तो 3 अंकों की पहली संख्या जो 6 से विभाजित होगी 102, उसके बाद कौन होगा 108, उसके बाद 114 और लास्ट वाली संख्या 996। तो आपको बताना है कितनी संख्याएं हैं ये कितनी संख्याएं हैं जो 6 से क्या हो रही है विभाजित हो रही है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 6 से क्या होंगी पूर्णतः विभाजित? तो 3 अंक की पहली संख्या 102, फिर 108, 114 और अंतिम संख्या 996। तो आप देख पा रहे हैं किसमें है ये, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समान अंतर है प्रत्येक पद में। और समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद या nवां पद जो बोलते हैं ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद आपको पता है कितना है 996, तो अंतिम पद कितना पुट कर दिया 996। a मतलब प्रथम पद कितना है 102, n आपको निकालना है पदों की संख्या, और d कितना है 6। ये देखिए वही लिखा है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 996। तो यहां से n की वैल्यू कितनी फाइंड की आप 150, ऑप्शन बी समांतर श्रेणी का प्रश्न था ये। ठीक, 5 से एक संख्या को विभाजित करने पर अवशिष्ट के रूप में 3 मिलता है। जब इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अपने हिसाब से कर लीजिए इसको। तो यार 5 से एक संख्या को विभाजित करने पर अवशिष्ट के रूप में 3 मिलता है, मतलब वो संख्या 18 होगी, क्योंकि जब आप 5 से 18 को विभाजित करेंगे तो 5 तिरिका 15, शेषफल कितना मिला 3, अवशिष्ट मतलब शेषफल कितना मिलता है 3। जब इस संख्याओं के वर्ग को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो 18 का वर्ग कितना होता है 324। संख्या पहले 18 आप अपने से एज्यूम कर लिए यार, 33 भी कर सकते हो। ये देखिए 5 छिका 30, शेषफल कितना 3। 8 भी सोच सकते हो, 5 एकम 5, शेषफल कितना 3। तो 5 से विभाजित करने में शेषफल 3 आए, ऐसी कोई संख्या अपने मन में सोच लीजिए। तो मैं 8 सोच सकता हूं, 18 सोच सकता हूं, 33 सोच सकता हूं। तो 8 मान लीजिए है, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64। 64 को 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा देखिए, शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, या 324 को भाग दे दीजिए, 5 छिका 30, 5 चौको 20, यहां भी उत्तर कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। तो अपने मन से एक संख्या मान लीजिए कि भाई 5 से भाग देता हूं तो शेषफल 3 मिले, ऐसी संख्या 8 है या 18 है। अब इसके वर्ग को 5 से भाग देने में शेषफल कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन में वो के मान के बनाया है, चाहे तो कर सकते हैं,
थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, आप अपने मन से मान लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा वो, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 2400 है। तो मान लीजिए 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3, 4 और 5। तो 3 के, 4 के और 5 के संख्याएं मान लिया मैं। भाई 3 संख्याओं का अनुपात दिया है आपको 3:4:5, तो मैं मान लिया पहली संख्या 3 के, दूसरी संख्या 4 के और तीसरी संख्या मान लिया कितनी, 5 के। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम आपको दिया है कितना, 2400। अब इन तीनों का एलसीएम दिया है और तीनों का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, 3, 4 और 5 का हो जाएगा 60, के और के का के, तो 60 के बराबर 2400 दिया है, तो के कितना मिल गया, 40। यही के क्या होगा, एचसीएफ, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है आपका, के ही तो है। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 40 हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 की पावर 32 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक, तो देख लीजिए क्या किया है, 2 की पावर 32 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है जिससे ये पूरी तरह क्या है, विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो यहां पे क्या किया, देखिए 2 की पावर 32 को कितना मान लिया है, x। तो आप 2 की पावर 32 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब x प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है। वो पूर्ण संख्या क्या बोल दिया है, वो n बोल दिया है। ठीक, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो n से क्या है, पूरी तरीके से विभाज्य है। अब देख लीजिए किसमें आप x प्लस 1 कॉमन निकाल पा रहे हैं, 2 की पावर 96 प्लस 1। इसमें अगर आप देखें तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 32 उसकी पावर क्या 3, तो 2 की पावर 32 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 प्लस 1 और x की पावर 3 प्लस 1, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये हो गया आपका a प्लस b, ठीक, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x प्लस 1 कॉमन निकल गया। ठीक, x प्लस 1 क्या हुआ, कॉमन निकल गया और x प्लस 1 n से क्या हो रहा है, विभाजित। मतलब कौन सा विभाजित होगा, 2 की पावर 96 प्लस 1 विभाजित हो जाएगा। ठीक, एक समकोण त्रिभुज जिसका आयाम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसे 3 सेंटीमीटर के एक शंकु बनाने के लिए घुमाया जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर क्यूब। अब इसको देखिए, एक शंकु बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये रेडियस, ये शंकु घुमा रहा है बनाने के लिए, शंकु बनाने के लिए इसको घुमा रहा है। तो जब घुमाएगा तो ये जो है ये घूमेगा तो ये 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 3। हाइट तो 4 ही रहेगा और ये तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 5। समझ पा रहा है, इसको घुमा दीजिए शंकु बनाने के लिए, तो ये जो पोर्शन है यही पोर्शन तो दिखेगा, घूमेगा तो इधर भी आ जाएगा। हाइट तो उतनी रहेगी और ये क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रखेंगे, नहीं रखना है क्योंकि आपको पाई ऑप्शन में दिया है, तो पाई की वैल्यू पाई रखिए। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आर की वैल्यू। एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष और पोते पोतियों की औसत आयु 6 वर्ष है। पूरे परिवार की औसत आयु क्या है, पोते पोतियों की। ठीक, दादा दादी की औसत आयु कितना है 67, तो कुल आयु कितना हो गया 67 × 2। माता पिता की औसत आयु 35 है, तो कुल आयु कितना हो गया 35 × 2। पोते और पोतियों की औसत आयु 6 है, तो कुल आयु कितना हो गया 6 × 2। कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग हैं, तो डिवाइड बाई 6। ये क्या हो गई पूरे परिवार की औसत आयु। ये माता पिता की कुल आयु, दादा दादी की कुल आयु, पोते पोतियों की कुल आयु, डिवाइड बाई कुल पर्सन कितने 6। देख लीजिए वही किया है, 67 × 2, 35 × 2, 6 × 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 31 5/7। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा, आप देख पा रहे हैं
बीच में फरवरी जो है वो कितने दिन का पड़ेगा, 28 दिन का। तो जब एक साल के इंटरवल में फरवरी पड़े 28 दिन का, तो एक दिन आगे बढ़ जाइए, तो सोमवार आ गया। 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 को फरवरी कितने दिन का पड़ेगा, 28 दिन का तो पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 2007 फिर फरवरी 2007 और 2007 सिंपल ईयर है, तो एक दिन आगे बढ़ जाइए, तो मंगलवार। 1 जनवरी 2009, यहां पे जो फरवरी पड़ेगा ये 2008 का पड़ेगा, मतलब 29 दिन का, तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए, कहां पहुंच गया, गुरुवार। 1 जनवरी 2010, इसके बीच में फरवरी पड़ेगा 28 दिन का, तो एक दिन आगे आ जाइए, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी, शुक्रवार। केवल आपको ध्यान रखना है, एक साल के गैप में अगर फरवरी पड़ता है 28 का, तो एक दिन आगे बढ़िए, एक साल के गैप में फरवरी पड़ता है 29 का, तो 2 दिन आगे बढ़िए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। विकेटों के मध्य दौड़कर उन्होंने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। अब एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, 3 चौके मतलब कितना हो गया, 12 रन, 8 छक्के मतलब कितना हो गया, 48, तो 60 रन तो वो चौके छक्के से बनाया, तो बचा कितना, 50 रन। 50 रन वो दौड़ भाग करके बनाया है। अब कुल रन का कितना प्रतिशत है, तो कुल रन का कितना प्रतिशत है, तो 50/110 × 100, 0 से 0, 500/11, उत्तर हो जाएगा ये। सिंपल सा प्रश्न है यार। एक वेंडर ने 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी, 20% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए 6 टॉफियां खरीदी हैं, 6 टॉफियां, तो 6 टॉफियों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपए। ये देखिए लिखा हुआ है सीपी ऑफ टॉफीज, टॉफियों का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपए। अब 20% का लाभ हासिल करना है, मतलब कितने में बेचना पड़ेगा भाई, 1 का 120%, कितना हो गया, 6/5 रुपए में। समझ आ रहा है, मतलब 6 टॉफी को खरीदा था 1 रुपए में, 6 टॉफी को खरीदा था 1 रुपए में, और 6 टॉफी को उसको बेचना पड़ेगा 6/5 रुपए में, तभी वो 20% लाभ हासिल कर पाएगा। क्योंकि 1 रुपए में अगर आप 20% का लाभ लेके बेचेंगे तो 6 टॉफियां बिकेंगी कितने में, 6/5 रुपए में। तो 6 टॉफी 6/5 रुपए में बिकेंगी, तब जाके उसको 20% लाभ मिलेगा। तो बोला क्या है, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो एक टॉफी का अगर यहां से आप मूल्य निकालेंगे, तो 6 टॉफी बिकी कितने में, 6/5 रुपए में। तो यहां से अगर आप 1 रुपए में देखेंगे कितनी टॉफी बेचता है, तो बहुत आसान है, 6/5 रुपए में 6 टॉफी बेचा, तो यहां से 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच देगा वो, 6/5 × 6 मतलब कितनी टॉफी, 5 टॉफी। ठीक, थोड़ा प्रश्न में गड़बड़ी है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, प्रश्न ऐसा है। तो आप देखिए कि टॉफी का क्रय मूल्य, कितनी टॉफी का, 6 टॉफी का, 1 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6/5 रुपए। कितनी टॉफी का, 6 टॉफी का, तो 6/5 रुपए में बेचेगा कितनी टॉफी, वो 6 टॉफी। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचना चाहिए उसको, प्रश्न यही पूछना चाह रहा है। कितना हो जाएगा, 5 ऊपर 6 नीचे, कितनी टॉफी आ गई, 5 टॉफी। ठीक, समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो गेंदों की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, तो देखिए नुकसान हो रहा है मतलब हानि। 17 गेंदे बेचे हैं तो हानि क्या लिखेंगे, 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी। हानि कितना हो रहा है, 5 के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी, उधर ले जाइए सीपी को, तो क्या आ जाएगा, 12 का सीपी बराबर 17 का एसपी। यही मतलब हुआ ना, देख पा रहे हैं ना, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो भाई हानि कैसे निकालेंगे, 17 का क्रय मूल्य माइनस 17 का विक्रय मूल्य। हानि कितना, 5 के क्रय मूल्य के, तो सीपी और सीपी इधर आया, तो 12 का सीपी बराबर 17 का एसपी। ठीक, अब यहां पे जितने रुपए में 12 खरीदा उतने रुपए में 17 बेचा, और ये किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो यहां पे 1 का क्रय मूल्य बता सकते हैं, 720/12 कितना हो गया, 60 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर थॉमस ने 13,900 की राशि का निवेश किया,
दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 14% वार्षिक और 11% वार्षिक की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3,508 है, तो स्कीम बी में कितनी राशि का निवेश किया? तो मान लीजिए स्कीम ए में एक्स राशि का निवेश किया 14% की दर पे 2 वर्ष के लिए, इतना ही तो मिलेगा साधारण ब्याज। मान लीजिए इसमें पहली स्कीम पे एक्स राशि निवेश किया, तो दूसरे में कितना 13,900 माइनस एक्स, तो दूसरे में 13,900 माइनस एक्स 11% की दर पे 2 वर्ष का ब्याज कितना, इतना ही तो मिलेगा। और टोटल ब्याज कितना दिया है ये 3,508। ये ब्याज है पहली राशि पर 2 वर्ष का 14% की दर पे, ये ब्याज है दूसरी राशि पर 2 वर्ष का 11% की दर पे, ये है कुल ब्याज। तो यहां से एक्स की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा स्कीम ए और स्कीम बी में कितनी राशि निवेश किया। ये देखिए वही किया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू आएगी यहां से 7500, तो पहली राशि 7500 और दूसरी कितनी 6400। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 125 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को पार करती है 10 सेकंड में, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन आगे बढ़ रही है। मतलब ट्रेन जा रही है इस दिशा में, 125 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक, ट्रेन की गति आपको नहीं दिया है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति भी जा रहा है इसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ट्रेन उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा सापेक्षित चाल, क्योंकि यहां पे दोनों का चाल आ गया है तो क्या लिखेंगे सापेक्षित चाल। समय है 10 सेकंड, दूरी क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति को पार करती है तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई। सापेक्षित चाल सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा भाई, तो x माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, सिंप्लीफाई करिए, 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 18 इंटू 5। ठीक, ये भाई 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 5 का 18 ऊपर चला गया, तो 2x माइनस 10 बराबर 18 पंचे 90, तो 2x बराबर 100, तो x कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा क्योंकि माना भी किसमें था मैं किलोमीटर प्रति घंटा में। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 से 47 के लिए देखिए निर्देश दिया है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीस पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। समझाता हूं प्रश्न क्या लिखा हुआ देखिए। 1998 में सैलरी थी 288, किसमें दिया है लाख में दिया है, मतलब 288 लाख। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में 98, बोनस 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन्स 23.4, टैक्सेस 83। इस प्रकार आपको अलग अलग वर्षों में दिया हुआ है क्या एक्सपेंडिचर किसी कंपनी का, कि सैलरी में उस कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ 288 लाख, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में कितना हुआ 98 लाख, बोनस में कितना हुआ 3 लाख, इंटरेस्ट और लोन में कितना हुआ 23.4 लाख, टैक्स में कितना हुआ 83 लाख। उसी प्रकार 1999 का डेटा, 2000 का डेटा, 2001 और 2002 का डेटा। 5 वर्षों में कंपनी का जो व्यय हुआ एक्सपेंडिचर हुआ अलग अलग मदों में, वो आपको इस सारणी में दर्शाया गया है। देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि क्या है जो इस कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। ठीक, तो बोल क्या रहा है देखिए, ब्याज की राशि। ठीक, देखेंगे आप ब्याज की औसत राशि, ब्याज की औसत राशि मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला राशि देखिए क्या क्या आपको दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स 23.4, 32.5, 41.6, 36.4, 49.4। तो औसत निकालेंगे इन वर्षों का, तो इन सभी को जोड़ के डिवाइड बाय कितना लिखेंगे 5। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी को 5 वर्षों में जो ब्याज में कंपनी का खर्च हुआ है सभी को जोड़ के डिवाइड बाय कितना लिखे 5, तो आपको औसत मिल गया कितना 36.66 लाख। ये जो ब्याज की औसत राशि पूछा है मतलब ब्याज में जो पैसा खर्च हुआ है कंपनी का अलग अलग वर्षों में उसका औसत पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी द्वारा दी गई अवधि के दौरान बोनस की कुल राशि लगभग इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। तो बोल क्या रहा है, कंपनी द्वारा दी गई अवधि के दौरान बोनस की कुल राशि,
इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, भुगतान की गई राशि मतलब सैलरी, और बोनस पे दी गई राशि मतलब ये बोनस वाला। तो बोनस पर इन 5 वर्षों में कुल कितनी राशि दी गई, तो आप इन सभी को जोड़ोगे। वो सैलरी में इन 5 वर्षों में कितनी राशि दी गई, इन सभी को जोड़ोगे तो सैलरी का कितना प्रतिशत है बोनस का राशि। तो सैलरी वाला जोड़ के आप उसको नीचे रखोगे, बोनस वाला जोड़ के आप उसको ऊपर रखोगे, और इंटू कितना करोगे, 100%। ये जो ऐड करोगे ये आएगा नीचे, ये जो ऐड करोगे ये आएगा ऊपर, इंटू कितना, 100% हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किया हुआ है। ये देखिए, बोनस पर कुल राशि, सैलरी में भुगतान की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 1% है। ठीक। वर्ष 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, इन सभी मदों पर, बोलिए, इन सभी मदों पर कुल व्यय वर्ष 2002 में लगभग कितना प्रतिशत था, वर्ष 2002 का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 1998 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, तो सबसे पहले क्या करिए, 1998 में सभी मदों पर कुल व्यय निकाल लीजिए। 288 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 83। तो देखिए वही क्या हुआ है, 1998 में ये क्या है आपका, सभी मदों पर कुल व्यय, सभी मदों पर कुल व्यय, यह है 1998 का। ठीक। वर्ष 2002 का लगभग कितना प्रतिशत है, तो वर्ष 2002 का अगर आप देखेंगे तो देखिए 420, 142, 3.96, 49.4, 98, इन सभी को जोड़ दीजिए, इसका कितना प्रतिशत है, तो ये नीचे ये ऊपर, इंटू कितना, 100%। कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 69.45। वर्ष 2000 के दौरान इन वस्तुओं पर कंपनी का कुल व्यय कितना था, इन मदों पर, बोलिए। तो वर्ष 2000 में अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2000 में ये है आपके सभी मदों पर व्यय, इन सभी को जोड़ दीजिए, 324 प्लस 101 प्लस 3.84 प्लस 41.6 प्लस 74, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 544.44, ऑप्शन ए। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी वर्षों में करों पर कुल व्यय और क्रमशः लगभग सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात कितना है, तो बता देंगे। ठीक। ये क्या हो जाएगा, करों पर कुल व्यय, और ये क्या है, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, इन दोनों का अनुपात आप बता देंगे कितना आएगा, 10:13। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 48 से 52 के लिए नीचे दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2003 के दौरान विभिन्न खर्चों के तहत किसी कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। किसी कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में 20%, ध्यान रखेंगे प्रतिशत में है भाई, ये 20%, ट्रांसपोर्ट में 12.5, एडवर्टीजमेंट में 15%, टैक्सेस में 10%, R&D में 5%, सैलरी में 20%, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स में 17.5%। तो ये आपका 2003 में विभिन्न खर्चों के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत, कुल व्यय का 20%, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल व्यय का 12.5, ट्रांसपोर्ट में कुल व्यय का 15%, एडवर्टीजमेंट में कुल व्यय का 10%, टैक्सेस में कुल व्यय का 5%, R&D में कुल व्यय का 20%, सैलरी कुल व्यय का 17.5%, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। कंपनी के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास पर खर्च का कितना हिस्सा है, क्या बोला है, कंपनी के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास। ठीक। अनुसंधान और विकास R&D हो जाएगा, ये R&D का कितना हिस्सा है, तो मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना कंपनी का X, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर कंपनी का X है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अनुसंधान एवं विकास में कितना खर्च होगा, X का 5%, कितना, X/20। ठीक। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं। व्यय की कुल राशि कितना, मान लीजिए व्यय की कुल राशि X, अनुसंधान और विकास पे कितना हो रहा है 5%, तो X का क्या लिख दीजिए आप 5%, ये अनुसंधान और विकास पर खर्च। तो कंपनी के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास पर खर्च का कितना हिस्सा है, तो बता दीजिए। कुल राशि X है, अनुसंधान और विकास पर खर्च कितना, X/20, तो कितना हिस्सा है 20/1, तो 20 टाइम्स है,
मतलब जो कुल व्यय है ये अनुसंधान और विकास पर व्यय का कितना गुना है, तो कितना गुना है, 20 गुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विज्ञापन पर व्यय 2.10 करोड़ है तो परिवहन और करों पर खर्च के बीच अंतर क्या है। विज्ञापन पर व्यय कितना है, 2.10 करोड़, तो विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, मतलब 15% की वैल्यू आपको दे दिया है, कितना, 2.10 करोड़, 2.10 करोड़ 15% की वैल्यू आपको दे दिया है। तो परिवहन और करों पर खर्च के बीच का अंतर, तो परिवहन कितना, 12.5, कर मतलब क्या, टैक्सेस 10, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 2.5% का, तो आपको पूछा क्या है, 2.5% की वैल्यू पूछ लिया है। तो 15% बराबर 2.10, तो 1% बराबर 2.10 बटे 15, तो 2.5% बराबर कितना, 2.10 बटे 15 इंटू 2.5, 5 से कट करिए, 5 त्रिका 15, 5 पचे 25, 3 सते 21, कितना आ गया, 7 पचे 35, 0.035 किसमें आ रहा है, ये करोड़ में, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये लाख में आ जाएगा, 35 लाख। ठीक, ये देखिए, ठीक करोड़ में आ रहा है, इसको आप चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 35 लाख में। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ध्यान रखेंगे। ये देखिए 2.5% की वैल्यू आपसे पूछा है, सीधे बताएंगे भाई कि 15% की वैल्यू बोला है 2.10, तो 2.5% की वैल्यू कितना होगी, सीधे बताएंगे। What is the ratio of the expenditure on infrastructure and transport to the expenditure on taxes and interest on loans? तो मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, x, टोटल एक्सपेंडिचर x है, तो आप बता दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च हो रहा है और टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स में कितना हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट में देखेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 32.5%, तो 32.5% किसका, x का 32.5%, और टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, तो देखिए टैक्सेस में कितना 10%, इंटरेस्ट कितना 17.5, कितना हो गया 27.5%, किसका, x का 27.5%। रेशियो निकालेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, परसेंट और परसेंट कैंसिल, 325 बटे 275, कट करिए इसको, 5 छिका 30, 5 पचे 25, 5 से कटिए, 5 एकम 5, 5 त्रिका 15, 13:11, ऑप्शन डी आ गया। ठीक, बहुत आसान है ये, कैलकुलेशन चाहे तो देख सकते हैं, वही लिखा होगा। यदि ऋण पर ब्याज 245 करोड़ है तो विज्ञापन कर और अनुसंधान विकास पर कुल व्यय कितना है। ऋण पर ब्याज बोला है 2.45 करोड़ ऋण, ठीक, ऋण पर ब्याज आपको दिया है 2.45, तो पूछा किसमें है आपसे, तो पूछा है विज्ञापन कर और अनुसंधान व विकास। विज्ञापन कर, विज्ञापन में कितना है देखिए 15, कर में कितना है 10, 25, R&D में कितना है 5, तो 15, 25, 5 कितना हो गया 30% की वैल्यू आपसे पूछ लिया है, 30% की वैल्यू आपसे पूछ लिया है, और दिया क्या है आपको 17.5% की वैल्यू आपको दिया है, कितना 17.5% की वैल्यू आपको दिया है 2.45, तो पूछ क्या लिया है आपसे 30% की वैल्यू बता सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 2.45 डिवाइड बाई 17.5, तो 30% की वैल्यू कितना हो गया 2.45 डिवाइड बाई 17.5 इंटू कितना 30, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4.2 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋण पर ब्याज व्यय परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप लोग कर लेंगे, आसान प्रश्न है, कैलकुलेशन चाहे तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 53 से 57, निम्नांकित पाई चार्ट किसी पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आप किसी पुस्तक का प्रकाशन किए तो प्रिंटिंग का खर्च 20% आया, ट्रांसपोर्टेशन का 10%, पेपर का 25%, बाइंडिंग का 20%, रॉयल्टी का 15% और प्रमोशन का कितना 10%। ये आपको खर्च दिया गया है किसी बुक को प्रकाशित करने में विभिन्न मदों पर कितना कितना खर्च आया है। ठीक, प्रश्न क्या बोला है देखिए, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इस पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी का देखिए कितना है 15%, मुद्रण
मुद्रण लागत का मतलब, मुद्रण मतलब क्या कर रहे हैं आप, प्रिंटिंग कर रहे हैं शायद, ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे, मुद्रण का शायद प्रिंटिंग ही बोलते हैं, इंग्लिश में देखते कंफर्म होता। तो मान लीजिए चलिए यहां प्रिंटिंग लेते हैं, तो प्रिंटिंग का खर्च आपको दिया है, मतलब 20% की वैल्यू आपको दिया है 30,600, तो पूछा क्या है 15% की वैल्यू, रॉयल्टी की कितनी राशि, तो 15% की वैल्यू पूछा है, 20% की वैल्यू दे दिया है। ये देखिए मुद्रण लागत मतलब प्रिंटिंग मान लेते हैं, चलिए उसको, पता नहीं कंफर्म नहीं पता है मेरे को, मान लेते हैं प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग का खर्च आपको दिया है 30,600, मतलब 20% की वैल्यू आपको दिया है 30,600, तो 1% की वैल्यू 30,600 बटा 20, तो 15% की वैल्यू 30,600 बटा 20 इंटू कितना 15, सिंप्लीफाई करेंगे 22,950। रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोड क्या है, तो देखिए रॉयल्टी आप देख पा रहे हैं ये है, तो यहां पे केंद्रीय कोड पूछा है, मतलब 15% बराबर कितना डिग्री, 15% बराबर कितना डिग्री ये आपसे पूछ रहा है। कंपेयर करिए भाई कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री, तो 1% बराबर 360 बटे 100 डिग्री, तो 15% बराबर 360 बटे 100 इंटू कितना 15, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 18 या कितना आ गया 54 डिग्री। कंपेयर करना है बस। पुस्तक की कीमत लागत मूल्य 20% अधिक अंकित है, मतलब लागत मूल्य से 20% अधिक, जो पुस्तक की कीमत है, कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित है। यदि पुस्तक की चिन्हित कीमत 180 रुपए है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की कीमत क्या है। अब समझेंगे कि भाई जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित है, और मार्क प्राइस कितना बोला है 180 बोला है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 180 गुणा 100 बटे 120, 2 छिका 12, 2 पंचे 10, कितना आ गया 150, तो 150 हो गया आपका क्या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ 100% की वैल्यू कितना दिया है आपको 150 दिया है, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस बोलूंगा मतलब लागत मूल्य, इस पुस्तक को टोटल नक्की करने में कितना पैसा लगा मेरे को 150 रुपया लगा है, मतलब 100% की वैल्यू कितना 150, तो बोला क्या है कागज की कीमत क्या है, कागज की कीमत, कागज की कीमत मतलब पेपर कॉस्ट 25% की वैल्यू आपसे पूछ लिया, तो बता दीजिए 1% कितना 150 बटे 100, तो 25% कितना 150 बटे 100 इंटू 25, 25 चौको 100, 4 से कट करेंगे तो आएगा 37.50। कॉस्ट प्राइस निकालने का मतलब है आप 100% की वैल्यू निकाल चुके हो, कॉस्ट प्राइस निकालने का मतलब है। यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित की जाती है और उन पर परिवहन लागत 82,500 है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके। तो 5500 प्रतियों के लिए परिवहन लागत कितना है 82,500, तो एक प्रति के लिए अगर मैं बोलूं परिवहन लागत कितना हो जाएगा 82,500 बटे 5500, 5 से कट करिए 11, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 5 पचे 25, 15, तो एक प्रति के लिए परिवहन लागत कितना है 15 रुपए। ठीक, अब एक प्रति के लिए परिवहन लागत 15 रुपए है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 15 रुपए, मतलब 10% की वैल्यू कितना दिया है आपको, तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 10% की वैल्यू कितना दे दिया 15 रुपए, तो यहां 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 रुपए, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 150 रुपए हो जाएगा। और 100% क्या है क्रय मूल्य है, 100% मतलब क्रय मूल्य किसका पुस्तक का क्रय मूल्य कितना 150 रुपए। अब इसमें 25% का लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 का 125%, 5 तिरिका 15, 5 दूनी 10, ठीक, 3 छिका 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 छक 18, 187.5। समझ आ रहा है, लाभ हानि का खेल चल रहा है, बस क्रय मूल्य निकालिए 100% मिल गया। पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितनी कम है, रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितनी कम है, यह प्रश्न आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितनी कम है बता सकते हैं, रॉयल्टी प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है बता पाएंगे ना, रॉयल्टी कितनी है 15, मुद्रण लागत कितना है 20, तो 20 से कितना कम है, मतलब प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कुल कमी बटे प्रारंभिक मान इंटू
100 कितना आ गया देखिए 25%, ऑप्शन डी। ठीक, कैलकुलेशन इतना लेंदी करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए देखिए निर्देश दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, ABEF रेड कलर से रंगा गया है, ABEF ये जो नीचे वाला है देख पा रहे हैं, ये रेड कलर से रंगा गया है, DCHG ये जो ऊपर वाला दिख रहा है। इस प्रकार ये 6 रंग आपको दे दिए गए हैं। प्रश्न क्या बोला है देखिए, पहला अपर फेस ऊपरी हिस्सा कौन से कलर का है, तो आप बता सकते हैं ऊपरी हिस्सा कौन से कलर का है, तो ऊपरी हिस्सा मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये GDHC यही तो है ऊपरी हिस्सा, GDHC। तो DCHG ये क्या है आपका, DCHG ब्लैक कलर का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, काला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, भूरे के विपरीत हिस्सा कौन सा है, भूरे के विपरीत, तो ब्राउन कौन सा है देखिए, BCHE, तो BCHE देख पा रहे हैं, ये है आपका BCHE, इसके विपरीत क्या हो जाएगा आपका ADGF, तो ADGF कौन सा में देखिए, ADGF, या आप उसको क्या बोल सकते हैं AFGD, कुछ भी हो, AFGD ये देखिए व्हाइट, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, व्हाइट हो जाएगा, सफेद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन हरे के बगल में है, बता पाएंगे देख के, हरे के बगल में कौन है, तो काला, सफेद, भूरा और लाल। हरे के बगल में तो हरा कौन सा है देख लीजिए, हरा है आपका ग्रीन, ABCD, तो ABCD कौन सा है देखिए, ABCD ये जो है आपका सामने वाला ये हरा है, तो इसके बगल में कौन कौन है, काला, सफेद, भूरा और लाल, बता पाएंगे। हरा के विपरीत कौन सा है, तो हरा आपने देखा था ABCD है, इसके विपरीत होगा EFGH, तो EFGH का कलर कौन सा है, तो EFGH का कलर कौन सा है, ब्लू है। निम्नलिखित में से कौन परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के मध्य सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, तो परीक्षा प्रश्न और अभ्यास कौन सा हो जाएगा, सी। सम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कुछ प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और कुछ अभ्यास में पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन और अभ्यास जो है दोनों से अलग अलग हैं, तो एग्जामिनेशन ये, अभ्यास ये क्या हो गए, प्रश्न। ठीक, प्रश्न चिन्ह की जगह क्या प्रयोग होगा, तो प्रश्न चिन्ह की जगह देख लीजिए क्या प्रयोग होगा यहाँ पे, तो इन तीनों से 8 लाने की कोशिश करिए, 7 4 11, 5 16 का आधा 8, 9 5 14, 6 20 का आधा 10, तो 7 3 10, 2 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्टार चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो देख लीजिए स्टार चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो मैं अगर बात करूं इन दोनों की, तो ये क्या है आपका, कॉमन है, कॉमन को पकड़िए, कॉमन को पकड़ा, क्लॉकवाइज घूम गया, कॉमन को कॉमन के नीचे रखा, अच्छा यहां पे भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन होता है, देखिए ये दोनों कॉमन है, तो स्टार और 8 क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत, तो 8 होगा आपका। ठीक है, पासे का प्रश्न है, प्रवाह का संबंध नदी से है, तो स्थिर का संबंध किससे होगा, जल कुंड से होगा। ठीक, प्रवाह का संबंध नदी से है, तो स्थिर का संबंध किससे होगा, जल कुंड से होगा। ABCD E एक बेंच पर बैठे हैं, A B के बगल में बैठा है, C D के बगल में बैठा है, D E के साथ नहीं बैठा जो बेंच के बाएं छोर पर है, C दाएं से दूसरे स्थान पर है, A B के ठीक सामने है, और E और C एक साथ बैठे हैं, A किस स्थिति में बैठा है। ठीक, इसको कर लेंगे आप, ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, पहले बहुत बार करा चुका हूं। एक सुबह उदय और विशाल एक दूसरे के आमने सामने क्रॉसिंग पर बात कर रहे थे, यदि विशाल की छाया उदय के बाईं ओर थी, अब विशाल की छाया उदय के बाईं ओर मतलब विशाल की छाया विशाल के दाईं ओर होगी, विशाल के दाईं ओर होगी। अब एक बात समझिए, अगर सूर्योदय के समय मैं पूर्व की ओर देखता हूं तो मेरा छाया मेरे पीछे बनता है। ठीक, अगर मैं उत्तर की ओर देखता हूं तो मेरा छाया मेरे बाईं ओर बनता है, अगर मैं दक्षिण की ओर देखता हूं तो मेरा छाया मेरे दाईं ओर बनेगा, मतलब मेरा मुख, मतलब विशाल का मुख किधर है, दक्षिण की ओर, तो ये हो जाएगा विशाल का मुख दक्षिण की ओर, तो उदय का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर, उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। ठीक, क्या बोल रहा है, एक लड़के का परिचय देते हुए, मान लीजिए लड़का है, इस लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब दादा की बेटी मतलब बुआ का बेटा मतलब भाई हो गया। ठीक, आसान प्रश्न है बहुत। कौन सा शब्द दूसरे के साथ नहीं है, इंच, औंस, सेंटीमीटर, आहता,
ठीक, अहाता, तो औस नहीं है, देख लीजिएगा इसको। यहां पे लुप्त पद पूछा है ELFA, GLHA, ILJA, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क है MLNA। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए LA 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 LA, तो कौन सा में LA मिल रहा है आपको, सब में LA मिल रहा है क्या, सब में LA मिल रहा है। द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर कंसिस्ट ऑफ एन अल्फाबेट, ठीक, EF GH IJ MN, तो LA मिलेगा, EF GH IJ, यहां पे क्या आ जाएगा KL, ऐसा कुछ बनेगा, देख रहे हैं EF GH IJ, तो K थर्ड में L, और यहां पे बीच में बनेगा क्या आपका LA, तो KLLA, ऑप्शन हो जाएगा D। A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, A प्रतिशत का अर्थ है A B की पत्नी है, A प्रतिशत B का, A इंटू B का अर्थ है A B की मां है, निम्न में से कौन सा MT की, ठीक है, दीदी है, तो बना लेंगे, बहुत पहले हो चुके हैं प्रश्न, ठीक, तो ऑप्शन ए आएगा, ठीक, M इज दी मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ T। मैटरनल ग्रैंड मदर बोला है, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, ध्यान रखेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर था वो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है वो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, पिता होगा और क्या, सॉरी, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है वो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, तस्वीर में आदमी लता से संबंधित है, वह मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, दादाजी का इकलौता बेटा का मतलब उसके पिता हो गए, ठीक है, पिता होंगे, ध्यान रखिएगा। सन ऑफ द ओनली सन ऑफ लता's ग्रैंडफादर, द मैन इज द फोटोग्राफर इज द सन ऑफ द ओनली सन, दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा, इकलौते बेटे का बेटा अगर ऐसा होता तब आपका उत्तर क्या होता भाई, अगर दादाजी का इकलौता बेटा है मतलब तो पिता होगा ना। रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, उत्तर की ओर मान लीजिए 20 मीटर चला, फिर वह दाईं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ये बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, अंत में वह बाईं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इसी पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट, क्योंकि 35 में से 20 हटाएंगे तो 15 बचेगा, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 30 और 15 कितना हो गया 45, ठीक, देख पा रहे हैं, ये देखिए सेम लाइन पे आएंगे ये पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न M के कितने बच्चे हैं, H X की एकमात्र बेटी है जो M की पत्नी है, K और J M का भाई है, ठीक, एक अकेला पर्याप्त है जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है, दो अकेला पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है, या तो एक या दो पर्याप्त है, ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है। M के कितने बच्चे हैं, H X की एकमात्र बेटी है, H जो है ये X की बेटी है जो M की पत्नी है, जो मतलब ये X के बारे में बोल रहा है, M की क्या है ये पत्नी है, तो यहां से M के कितने बच्चे हैं क्लियर हो रहा है क्या, X की एकमात्र बेटी है, ठीक, एकमात्र बेटी है मतलब एक बच्चा क्लियर तो हो रहा है, ठीक, एकमात्र बेटी है इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटा भी नहीं है, एकमात्र बेटी है मतलब M की एकमात्र बेटी H है, बेटी और नहीं होंगी, बेटा तो हो सकता है, मतलब यहां से M के कितने बच्चे हैं आपको पता नहीं चला, एक बेटी है ये क्लियर हो गया, K और J M का भाई है, K और J M का भाई है, तो यहां M का भाई बोल रहा है K और J, तो M के कितने बच्चे हैं आपको ना तो एक से मिल रहा है ना तो दो से ना दोनों के प्रयोग से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। PMTOOS NQR MSQ, तो देखिए P से O -1, O से N -1, N से M -1, M से O +2, O से Q +2, Q से S +2, T से S -1, S से R -1, Q से R से Q -1, तो P से O -1, O से N, N से M, तो M से क्या हो जाएगा L -1, P से +2, सॉरी M से +2, O से +2, S से +2 क्या हो जाएगा, S से +2 हो जाएगा TU, U हो जाएगा, T से -1 S, S से -1 R, R से -1 Q, तो Q से -1 हो जाएगा P, तो LUP, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका A। तो ये आपके 75 प्रश्न थे टेस्ट नंबर 41 की, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के टेस्ट सीरीज विश्लेषण अंक में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके टेस्ट क्रमांक 41 के हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। देखिए, संयुक्त वर्ण क्या होता है? ऐसा वर्ण, नाम से स्पष्ट है, जो दो वर्णों के मेल से बने। ठीक, तो आप ऑप्शन में जब देखते हैं तो पहला क्या है? ए। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि आ या आ को जब ए से मिलाया जाता है तब बनता है ए, यानी कि ये जो ए है वो क्या है? एक संयुक्त वर्ण है जिसका निर्माण आ या ए के मेल से हुआ है। क्लियर है बात? दूसरा आप देखेंगे आओ, आओ का निर्माण भी वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ या आ को ओ से मिलाने पर होता है। ठीक है, तो आओ भी क्या है? एक संयुक्त वर्ण है। चौथे ऑप्शन में आप आते हैं ज्ञ। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ज्ञ। ज्ञ का निर्माण होता है ज और इया के मेल से। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक संयुक्त वर्ण है। आपका जो तीसरा ऑप्शन है ड। ठीक है, ड का निर्माण किसी भी दो वर्णों से मिलकर नहीं हुआ है, बल्कि ये क्या है? एक पूर्ण व्यंजन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अन्य तीन शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। नकारात्मक प्रकार का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द बाकी तीन का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है विश्राम, दूसरा है आराम, बिल्कुल ये इसका पर्यायवाची है। तीसरा है चैन, हाँ ये भी इसका पर्यायवाची है। लोक जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विश्राम करना, आराम करना, चैन पाना, ठीक है, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? संसार, जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लोक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो, क्या कहा जाता है उसको? अप्रत्याशित कहा जाता है। आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। ठीक है, बोलते हैं ना कि इस साल के चुनाव में फलाना पार्टी ने अप्रत्याशित मत हासिल किए हैं। ठीक है, मतलब जितनी की आशा नहीं थी उससे कहीं ज्यादा अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक, तो उस स्थिति में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? अप्रत्याशित। चलिए, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपको पता है, जो कि संस्कृत से अपभ्रंशित होकर हिंदी में आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो देखते हैं, अग्नि, वायु, 14 वत्स। तो इसमें अग्नि, वायु और वत्स, ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ये तीनों संस्कृत के ही शब्द हैं, संस्कृत में इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन अगर 14 की बात करें तो 14 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है? चतुर्दश लिखा जाता है। ठीक है, चतुर्दश लिखा जाता है और इस चतुर्दश शब्द से निर्माण हुआ है 14 का। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14। चलिए, अगला प्रश्न बोलता है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिए, यहां पर दो शब्द है, आ और गमन। ठीक है, गमन का अर्थ होता है जाना। ठीक है, आ शब्द जो है ये उपसर्ग लगा है गमन शब्द के साथ। ठीक, तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी, आ, ये आपका आंसर होगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द पहचानना है। दया, माया, कृपा, कर्म। तो याद रखिए, दया, माया और कृपा, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि दया, किसी व्यक्ति पर दया की जाती है कि नहीं? माया, माया आपको पता है, नाम से ही स्पष्ट है, माया जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसा कि आपने सुना होगा, माया बुद्धि को भ्रमित करती है। माया बुद्धि को भ्रमित करती है। ठीक, अगर ये पुल्लिंग शब्द होता तो क्या होता? माया बुद्धि को भ्रमित करता है। क्लियर है बात? चलिए, अगला देखते हैं, कृपा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कृपा की जाती है, किया नहीं जाता, कृपा की जाती है। तो ये भी क्या है? कृपा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बेसिकली ये तीनों शब्द के अंत में जो आ लगा है, इसके कारण ये शब्द क्या बन गया है? स्त्रीलिंग बन गया है। ठीक है, वसुधा,
ठीक है, ये शब्द क्या आ जहां पर आता है, अधिकांश स्थितियों में वो शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक, चौथा शब्द जो है धर्म, ये क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मेरे को तुम्हारा काम पसंद है वाक्य के किस अंश में क्या है, अशुद्धि है। तो सबसे पहली बात, आपको यहां पर कारक में ही गलती है। मेरे को कोई शब्द ही नहीं होता, हिंदी में क्या होता है, मुझे या मुझको, यहीं पर गलती है। आपका कारक संबंधी क्या है, ये अशुद्धि है। ठीक, आंसर क्या होगा, मेरे को। ठीक है, देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हरि मोहन का रुपए देता है। ठीक है, हरि मोहन का रुपए देता है। वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। अच्छा, आपको इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो देखिए, मान लो ये व्यक्ति कौन है, हरि है। ठीक है, ये हरि है। अब यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मोहन है। यहीं पर एक और व्यक्ति है मोहन। ठीक, अब एक तीसरा आदमी भी है जिसका नाम XYZ जो भी है। ठीक, अब वाक्य के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि हरि मोहन का, ठीक है, हरि मोहन का पैसा देता है, यानी कि मोहन से कुछ पैसा हरि ने लिया। ठीक है, ये पैसे कुछ लिए थे इसने। अब ये पैसा हरि जो है वो इस व्यक्ति को देता है और बोलता है कि मोहन को दे देना। तब यहां से कुल अर्थ में भावार्थ क्या निकल रहा है कि हरि मोहन के लिए पैसे दे रहा है कि नहीं। अर्थ यही निकल रहा है कि हरि जो है वो मोहन के लिए पैसा क्या है, दे रहा है इस व्यक्ति को। ठीक, या अगर ये मोहन को भी दे रहा है पैसा तो हरि मोहन के लिए ही पैसे दे रहा है। तो यहां पर ये जो का जो शब्द लिखा है का, ठीक है, इसका मूल अर्थ निकल रहा है के लिए। ठीक है, कभी कभी कारक जो है अपना स्वरूप वाक्यों में बदलता है परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक, जैसे कि यहां पर ये परिस्थिति बनी है। ठीक, तो बेसिकली यहां पर का प्रयोग जो है वो के लिए के अर्थ में हो रहा है। क्लियर। तो के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो संप्रदान के लिए। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, य, र, ल, व, ये चार वर्ण हमारे क्या है, अंतस्थ वर्ण है। ठीक, तो य, र, व, ह जो होता है वो अंतस्थ नहीं होता, ये उष्म वर्णों के अंतर्गत आता है कि नहीं। श, श, स और ह ये क्या है, उष्म वर्ण है। जबकि य, र, ल, व ये चारों क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। क्लियर है बात। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मैं घड़ा भरता हूं क्रिया के लिए किस भेद के अंतर्गत आएगा, क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे आप कि मैं घड़ा भरता हूं। ठीक है, यहां पर मैं शब्द क्या है, करता है। मैं क्या है, करता है, क्योंकि इसी के द्वारा काम किया जा रहा है वाक्य में। करना क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, सॉरी, भरना क्या हो गया, यहां क्रिया हो गई। मैं घड़ा भरता हूं, क्रिया हो गई। ठीक, हूं जो शब्द है ये क्या है, सहायक क्रिया है। अब वाक्य में आप देखेंगे घड़ा शब्द, घड़ा क्या है, घड़ा है बेसिकली कर्म। क्यों है भाई, क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव जो है इस कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं घड़ा भरता हूं तो घड़ा भर रहा है। क्लियर है बात, घड़ा भरा जा रहा है। तो इस स्थिति में घड़ा क्या है, कर्म है। तो जब भी क्रिया के साथ कोई कर्म उपस्थित होता है तो वो कैसी क्रिया बन जाती है, सकर्मक क्रिया। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में सकर्मक क्रिया आपके ऑप्शन में उपस्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। ठीक, इसी प्रकार मैं आम खाता हूं, आम क्या है, कर्म है, तो ये वाक्य क्या हो गया, या ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर। लेकिन जैसे मैं बोला मैं हंसता हूं, वहां पर कर्म उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, वो अकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गए धन अक का सही संधि रूप क्या होगा। ठीक है, कौन सी संधि है ये, गए धन अक, ये है अयादि स्वर संधि। ठीक है, ग धन ए, ऐसा लिख सकता हूं, गए को तोड़ के, धन अ धन क,
ए बदल जाएगा किस में? आय में, है कि नहीं? इसी रूप में बदलता है। आयादी स्वर संधि में नियम है, यदि ए या ए के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ये अपना स्वरूप बदल लेता है। तो ये बदल गया किस में? आय में बदल गया। ए होता तो किस में बदलता? ए में बदल जाता। ओ होता तो आओ में बदल जाता। आओ होता तो आओ में बदल जाता। ये नियम है उसका, ठीक। अब ये ग इस आ से मिलेगा, क्या बना लेगा? गा। इस या से आ मिलेगा, क्या बन जाएगा? या। और अंत में क्या है? क। आपका शब्द क्या बना? गायक। देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, गायक। क्लियर? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आसान सा प्रश्न है, ठीक है। आम, धन, आवट। आवट जो है वो बेसिकली एक स्त्री प्रत्यय है। जब स्त्री प्रत्यय किसी शब्द के साथ लगता है तो पूर्व शब्द के दीर्घ स्वर को छोटा कर देता है, ठीक है। आ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है, ठीक। लग जाएगा म, और इधर क्या लग जाएगा? आ इस म से जुड़ेगा, आ बन गया, अमावट शब्द बना है। क्लियर है? जैसे दिखावट, दिखना, धन आवट, ठीक है। क्रिया के साथ आवट प्रत्यय शब्द लगता है, ठीक। तो यहां पर भी प्रत्यय शब्द क्या है? आवट शब्द प्रत्यय है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की आदि शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग से आते हैं? ऑप्शन में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो याद रखिएगा, देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं ड़ है, ट है, फिर से ड़ है। तो जहां पर ड़ शब्द आया, पिछले वीडियो में बताया था मैं, ड़, ढ़, ड, ढ या ट, ठ, इनमें से कोई शब्द, इनमें से कोई वर्ण यदि किसी शब्द में आता है तो वो देशज शब्दों के अंतर्गत चला जाता है, ठीक। तो ये सब का आंसर क्या हो जाएगा? ये सब किस में आते हैं? देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मोर संग चलाओ रे गीत के रचयिता कौन है? बहुत फेमस राइटर है, बहुत फेमस रचनाकार हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक। मोर संग चलाओ रे जो है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको एक साथ चलने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर कवि। और इनमें इनके राइटर कौन है, इनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ठीक है। लक्ष्मण मस्तूरिया ने बहुत सारी कविताएं लिखी है और ये जो मोर संग चलाओ रे गीत है इसके भी लेखक वही हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाटक कौन सा था? ये बहुत बड़े नाटककार थे हमारे यहाँ, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना में है करम छड़हा, ये एक नाटक है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से छत्तीसगढ़ में किन दो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है? कौन से दो उच्चारण नहीं होते? आपके पास ऑप्शन में सा और ख बिल्कुल होता है, क और ख ये भी होता है, सा और ह ये भी होता है। कौन नहीं होता? श और श। देखिए छत्तीसगढ़ में श और श का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है इन दोनों के स्थान पर? स का, ठीक। यानी हमारे यहाँ उष्म वर्ण कितने होते हैं? केवल दो होते हैं, स और ह। हिंदी में चार होते थे, श, श, स और ह, ठीक है। ये देख, 2 3 4 4 वर्ण जो है वो उष्म वर्ण में आते थे हिंदी में। छत्तीसगढ़ी में केवल 2 उष्म वर्ण होते हैं, स और ह। चलिए अगला प्रश्न है, नपल्ली क्या है? नपल्ली किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? बेसिकली प्रश्न यही है। नपल्ली कहा जाता है छिपकली को, ठीक है। याद रखिएगा, लोक व्यवहार से जुड़ी हुई शब्दावलियों से प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तिरस्कृत होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तिरस्कृत होना के लिए सबसे फेमस जो मुहावरा है वो है अटर्रा होना। ते मोरबर अटर्रा हो गए आज, ठीक है। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने, ठीक है। या कोई सभा में आदमी गया, वहां पर उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी तो क्या बोलता है? वो आदमी की उम्र अटर्रा हो गए, ठीक है। तो अटर्रा होना जो है ये मुहावरा है किसके लिए? तिरस्कृत होना के लिए। क्लियर? अगला प्रश्न है, बहादुर होने का दावा करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? पहला है छाती पीटना। छाती पीटना का मतलब क्या होता है? छाती पीटना का मतलब होता है दुख मनाना, ठीक है। किसी चीज का अगर नुकसान हो गया और उसका दुख आपको जाहिर करना है तो आप क्या बोलेंगे वहां पर? वो आदमी छाती पीटा थे, ठीक है। अगला है छाती फूलना, छाती भरना। आपका जो आखिरी ऑप्शन है छाती दिखाना, ठीक है, ये प्रयुक्त तो होता है बहादुर होने का दावा करने के लिए। देखा था सो आदमी लग कितना बड़
कतना पहलवान है, भारी छाती दिखावत है, बोलते हैं ना। ठीक, तो ये क्या है? छाती दिखाना, बहादुर होने का दावा करना। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पैसा पैसा बर तरसना, तरसना और तरसाना दोनों होता है, याद रखना। ठीक है, पैसा पैसा बर तरसना, आप लोग सुने होंगे ना, कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना, वही है ये पैसा पैसा बर तरसना। ठीक है, दूसरा इसमें एक और अर्थ प्रयोग होता है, पैसा पैसा बर तरसाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं देना, वो क्या कहलाता है? पैसा पैसा बर तरसाना। ठीक, आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैसा पैसा बर तरसना। अगला प्रश्न है, मोहित करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? एकदम सरल सा है, मन ला मोहना। ठीक है, मन ला मोहना। ठीक, बहुत सारा गाना भी छत्तीसगढ़ी में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति को पूरा करें। खनिस खपटिस पथरा, पाइस छुछुआ। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? छुछुआ। आप हिंदी में जो है एक सुने होंगे, ठीक है, कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बस उसी अर्थ में ये भी प्रयुक्त होता है। खपटिस पथरा, खनिस खपटिस पथरा, पाइस छुछुआ। अगला है, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। पानी के भीतर कांस के लोटा। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है ये जनौला? अंडा के लिए, याद रखना। ठीक है, आप देखे होंगे अंडा का स्ट्रक्चर जो होता है, ये मान लो अंडा है, तो इसमें यहां पर योक होता है। ठीक है, योक बोला जाता है उसको। इधर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है जो पानी रंग का होता है। ठीक, योक का कलर क्या होता है? पीले कलर का होता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला गया कि ये कांस का लोटा है और ये क्या है? पानी है। तो इस जनौला का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि बतलाइए। छत्तीसगढ़ राजभाषा जो दिवस है वो मनाया जाता है 28 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 नवंबर 2007 को हम लोग का जो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक था वो विधानसभा में पारित किया गया था, और इसी दिन से मनाया जाता है हमारे यहाँ 28 नवंबर को। किस रूप में? छत्तीसगढ़ी भाषा के दिवस में या राजभाषा दिवस के रूप में। तो ये थे आपके टेस्ट क्रमांक 41 के हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों का विश्लेषण। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।